फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th एसपी में अंश, पूंजी के प्रकार और अंश के प्रकार पार्ट 3 में अंश के प्रकार का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे अंश कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। अंश के प्रकार में इक्विटी अंश होता है और प्रेफरेंस अंश होता है। ठीक है, प्रेफरेंस अंश अर्थात क्या होता है? प्रीफर करना। किसको प्रीफर? मतलब के पहले पसंद करना। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रेफरेंस अंश। पर किससे पहले? इक्विटी अंश से पहले। इन लोगों को इक्विटी अंश से पहले डिविडेंड और विसर्जन के समय पर पूंजी वापस प्राप्त करने का पहला अधिकार होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रेफरेंस अंश। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी अंश। इक्विटी अंश अर्थात सामान्य तरीके से हम समझ सकते हैं जिसको डिविडेंड प्राप्त करने का और विसर्जन के समय पे पूंजी वापस प्राप्त करने का सबसे आखिर में अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है? इक्विटी अंश। यहाँ पे इक्विटी अंश के भी 3 प्रकार है। एक साधारण इक्विटी अंश, अन्य इक्विटी अंश और स्वेट इक्विटी अंश। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इक्विटी अंश के प्रकार मतलब कि अंश के प्रकार के बारे में अभ्यास करेंगे। प्रेफरेंस अंश हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इक्विटी अंश क्या है। तो इक्विटी अंश अर्थात क्या, आपको पता ही है। अंश अर्थात क्या? जो कंपनी पूंजी एकत्रित करती है उसको, या तो फिर जितनी उनको पूंजी चाहिए उसको क्या करती है? वो छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। अभी यहाँ पे दिया गया है साधारण इक्विटी अंश। साधारण इक्विटी अंश अर्थात क्या? ऐसे अंश जिसमें डिविडेंड अर्थात क्या होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो प्रॉफिट में से जो हिस्सा अंश धारकों को मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड। उसको दूसरे शब्द में लाभांश भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जिस अंश पर डिविडेंड प्राप्त करने का और पूंजी वापस करने का। ठीक है, पूंजी वापस प्राप्त करना अर्थात अंश अधिकार तो अंश धारक तो कैसे है? उसके सच्चे मालिक है, जो इकाई या तो कंपनी के अस्तित्व तक उनके साथ ही रहते हैं, मालिक होते हैं। तो जब इकाई बंद होने वाली है तो मालिक को सबसे लास्ट में क्या मिलता है? अपनी पूंजी मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सच्चे मालिक कौन है? अंशधारक ही है। इसलिए उनको जब कंपनी का किसी कारण से विसर्जन होता है तब पूंजी प्राप्त करने का अधिकार भी कब होता है? लास्ट में होता है। प्रेफरेंस शेयर से भी बाद में मिलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इक्विटी अंश। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट अंश के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश। दूसरा होता है इक्विटी अंश के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन से? तो ये जो हमने देखा अभी। ठीक है, बाद में क्वेश्चन आता है इक्विटी अंश, साधारण इक्विटी अंश का अर्थ बताइए। उसके बाद क्वेश्चन आता है इक्विटी अंश की विशेषता कौन कौन सी है? पहला, इक्विटी अंश कैसे है? धंधा के सच्चे मालिक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? उसको वफादार साथी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? सबसे अधिक प्रमाण में जोखिम उठाते हैं। प्रेफरेंस शेयर से भी अधिक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जोखिम उठाते हैं पर उनका प्रमाण कैसा होता है? कम होता है। जबकि इसके अंदर तो क्या होता है? जब प्रॉफिट होगा और बचेगा तो ही उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और उनके द्वारा जो अंश होते हैं उसकी बाज़ार कीमत जो होती है, बाज़ार मूल्य जो होता है वो कैसा होता है? जब बढ़ता घटता रहता है, तो जोखिम का प्रमाण भी कैसा होता है? अधिक होता है। दूसरा लक्षण है उसका, विशेषता का अर्थ दूसरा हम लक्षण भी समझ सकते हैं, मताधिकार। कंपनी की सभा में हर एक अंशधारक को मतदान करने का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। फिर डिविडेंड कैसा होता है? उनको अंशधारक को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी दर जो प्रतिशत होता है वो तय नहीं होता है। जब प्रॉफिट अधिक बचता है तो ऐसा भी हो सकता है 20% आपको क्या मिले? डिविडेंड मिले। किसको? अंशधारक को। कितना? 20%। और यदि
प्रॉफिट कम हो तो 10% भी हो सकता है, या तो भी प्रॉफिट नहीं हो तो उसको नील भी हो सकता है। नील अर्थात कि उसको डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे अंशधारकों के लिए डिविडेंड और डिविडेंड की दर कभी निश्चित नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे डिबेंचर होता है तो उसके अंदर ब्याज का दर, जैसे कि 10% से डिबेंचर प्रकाशित किए गए तो उसको हर साल 10% के हिसाब से ब्याज उसको मिल जाता है। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होता है तो प्रेफरेंस शेयर 20% से क्या किया गया है, प्रकाशित किए गए तो उसको हर साल 20% के हिसाब से उसका डिविडेंड मिल ही जाता है। लेकिन कभी भी अंशधारकों का डिविडेंड का दर तय नहीं होता है। प्रॉफिट होता है तो उनको लाभ डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही बताया डिविडेंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, इकाई की कंपनी के लाभ के साथ जुड़ा हुआ है। लाभ अधिक होगा तो डिविडेंड का दर भी कैसा होगा, अधिक होगा। यदि लाभ का प्रमाण कैसा होगा, कम होगा तो डिविडेंड का दर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य सभा। कंपनी में अलग अलग प्रकार की सभाएं होती है। विशिष्ट सभा होती है, सामान्य सभा होती है, अलग अलग प्रेफरेंस होल्डर की होती है। अलग अलग हित के साथ जुड़े हुए पक्षकारों के लिए अलग अलग सभाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की सामान्य सभा में हाजिर रहना, प्रेजेंट होने का अधिकार है, मतदान करने का भी अधिकार है। कौन से नियम के साथ आप मतलब कि कौन से नियम आपको एक्सेप्ट है, निर्णय, ठीक है, तो उसके अंदर आप दे सकते हो। नहीं है तो आप नकारात्मक आपका क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। संचालकों को चुनने का अधिकार, विशिष्ट निष्णात की आवश्यकता होती है तो उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है, नियुक्ति करनी पड़ती है तो नियुक्ति के समय पे करना है या नहीं करना है नियुक्ति, तो उसका भी उसको अधिकार रहता है। नेक्स्ट, पूंजी वापसी। पूंजी वापसी कब होती है, जब तक इकाई का अस्तित्व रहता है तब तक पूंजी उसको नहीं मिलती है। किसको, इक्विटी अंशधारक को। लेकिन जब विसर्जन होता है तो उसको सबसे लास्ट में पूंजी मिलती है। उसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कंपनी के विसर्जन के समय प्रेफरेंस धारकों को पूंजी मिलने के बाद पूंजी बचती है तो अंशधारकों को यहाँ पे पूंजी मिलती है। तो इतना सारा जोखिम है, डिविडेंड फिक्स नहीं है, पूंजी वापसी फिक्स नहीं है, तो उसको इन्वेस्ट करके अधिक प्रमाण में जोखिम उठाने का कारण क्या है, क्यों हम जोखिम उठाए, तो उसका कारण है लाभ और प्रतिफल। इसके अंदर लाभ होता है, क्या होता है, एक तो उसको अंश मिलते हैं, कभी कभी कंपनी के द्वारा क्या होता है, बोनस शेयर भी दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपके पास कितने शेयर है, 10 शेयर है, और 10 शेयर के सामने कंपनी ने एक बोनस शेयर दिया। बोनस कैसा मिलता है आपको पता है कि कंपनी की ओर से फ्री में मिलता है, तो यहाँ पे ये शेयर का भी भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, तो बोनस शेयर मिलता है। दूसरा के शेयर बाजार में बाजार मूल्य कैसा होता है, अलग अलग बन जाता है। जब बाजार में जैसे 10 रुपये का शेयर खरीदा है, किसी कारण से वो 10 रुपये के शेयर की कीमत कितनी हो जाती है, 50 रुपये। तो आप समझ सकते हैं जो शेयर हमने 50 रुपये में खरीदा था वर्तमान समय में कितना है, 50 रुपया है, तो वो क्या हो गया, हमारा लाभ। तो इसी के कारण अंशधारक क्या होता है, अधिक प्रमाण में जोखिम उठाता है। क्यों, तो ये लाभ के लिए। समझ में आया, तो यहाँ पे जोखिम उठाने का कारण यही है। आगे, अंश का पंजीयकरण। हर एक अंश का शेयर बाजार में पंजीयकरण करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो शेयर की क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, अंश का पंजीयकरण करवाना आवश्यक बन जाता है। आगे का टॉपिक हमारा है यहाँ पे इक्विटी अंश के प्रकार में अन्य इक्विटी अंश। तो उसके दो प्रकार है, एक है मताधिकार के साथ इक्विटी अंश और दूसरा कौन सा है, डिविडेंड के संबंध में अलग अलग अधिकार। तो मताधिकार अर्थात तो आपको पता है कि मतदान करने का अलग अलग अधिकार के हिसाब से इसके प्रकार बनाए गए हैं, और दूसरा है डिविडेंड के संबंध में अलग अलग प्रकार के डिविडेंड वाले इक्विटी अंश का यहाँ पे समावेश होता है। अभी थर्ड जो पॉइंट है हमारे लिए कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या है, स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट इक्विटी अंश अर्थात सामान्य तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि
कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी हो, निष्णात हो, संचालक हो, उनको उनके कार्य के बदले में मुआवजा नहीं, लेकिन उसके बदले में क्या दिया जाए, अंश दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वेट अंश कहा जाएगा। मतलब आप देखो यहाँ पे कंपनी के संचालक कहाँ पे कार्य करते हैं, कंपनी में। कर्मचारी, विशिष्ट निष्णात, उनको क्या दिया जाता है, अंश दिए जाते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अंश दिए जाते हैं ना, वो मोस्टली कैसे दिए जाते हैं, बट्टे से दिए जाते हैं, और नकद के सिवाय के अवेज के अंश के रूप में क्या किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वेट अंश कहा जाएगा। जैसे कि आप समझ लो कि किसी निष्णात की आपने सेवा ली है और उसको आपको प्रतिफल देना है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो उसके बदले में आपने क्या कर दिए, कंपनी के अंश दे दिए। उसी तरह से कर्मचारी है, तो कर्मचारियों को भी आपको बोनस देना था, तो नकद नहीं दिया बोनस आपने, पर उसकी जगह पे क्या दिया, दे दिए, अंश दे दिए। तो उसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे स्वेट अंश कहा जाएगा। और स्वेट अंश की कीमत हमेशा कैसी होती है, बाज़ार में जो कीमत होती है ना, उससे कम ही होती है। जैसे समझ लो बाज़ार में एक अंश की कीमत कितनी है, 50 रुपये है, तो उनको वो कितने में मिलेगा, 40 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे स्वेट अंश के लाभ क्या होता है। तो स्वेट अंश से जिसको ये स्वेट अंश दिया जाता है उनको लाभ होता है। फर्स्ट तो किसको लाभ होता है, संचालक को लाभ होता है, क्योंकि उनको लाभ के रूप में क्या दिया जाता है, अंश दिया जाता है। उसी तरह से कर्मचारी, तो कर्मचारियों को यहाँ पे क्या होता है, अंश मिलने के कारण उनमें वेतन उपरांत डिविडेंड की भी आय होती है, क्योंकि अंश पे क्या मिलता है, डिविडेंड की आय मिलती है, और अंश को बेचा जाए तब कीमत अधिक होती है, तो उसको अधिक वेतन भी मिल सकता है। और अंशधारी क्या होते हैं, संचालक इकाई के कैसे होते हैं, सच्चे मालिक होते हैं। इसके कारण अंशधारियों को एक मालिकी का भाव भी उत्पन्न होता है। खुद मालिक है, इसलिए वो कर्मचारी भी और अच्छे से कार्य करते हैं। यहाँ पे जब स्वेट अंश प्रकाशित किए जाते हैं तो उसके अंदर कंपनी एक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका अमल करना कैसा बन जाता है, आवश्यक बन जाता है। फर्स्ट जब कंपनी स्वेट अंश देती है तब पहले उसको सामान्य सभा में अंशधारियों से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो सामान्य सभा बुलानी पड़ती है अंशधारियों की, और फिर उसमें प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। और प्रस्ताव जो पारित किया जाता है वो प्रस्ताव कैसा है, विशिष्ट कारण से ये क्या किया गया है, सभा बुलाई गई है। तो जो प्रस्ताव पारित होता है तो उसे भी क्या कहा जाएगा, विशिष्ट प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पे पहलेदारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब सभा पर प्रस्ताव होता है तो प्रस्ताव में यहाँ पे ठहराव जो होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। जैसे कि कितने अंश प्रकाशित किए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, उसका नाम, कितने प्रमाण में दिए जाएंगे, उसकी कीमत क्या रहेगी, बाज़ार कीमत क्या है, और कितने बट्टे से वो दिए जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, प्रस्ताव के अंदर बतानी पड़ती है। नेक्स्ट है कंपनी एक्ट की जो जो एक्ट होते हैं, नीति नियम होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, और उसका भी स्वेट अंश का भी क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आगे है किसके बारे में ली गई है, सार्वजनिक कंपनी, ये निजी कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है, ये नियम। तो सार्वजनिक कंपनी को जब व्यवसाय की शुरुआत की जाती है उसके 1 वर्ष के बाद ही वो स्वेट अंश दे सकता है। 1 साल से पहले वो स्वेट अंश प्रकाशित निर्गमित नहीं कर सकता है। किसी भी कर्मचारी, संचालक और निष्णात को स्वेट अंश नहीं दे सकता है। कंपनी की शुरुआत के बाद शुरुआत के बाद का प्रमाण पत्र मिलता है, धंधा शुरू करने का प्रमाण पत्र कंपनी को प्राप्त करना पड़ता है, सार्वजनिक कंपनी को। उसी के बाद वो क्या कर सकती है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। तो वो व्यवसाय शुरू करने के बाद 1 साल के बाद ही स्वेट अंश निर्गमित कर सकती है। आगे स्वेट अंश का हस्तांतरण 3 साल तक नहीं होगा। जैसे कि कर्मचारी को ये साल में क्या मिला, 2001 में उसको शेयर मिले हैं, स्वेट अंश मिले हैं,
तो 2021, 22, 23, 24 में वो क्या कर सकता है, अपने अंश का हस्तांतरण कर सकता है। हस्तांतरण अर्थात कि वो क्रय विक्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है, 3 साल तक तो नहीं। दूसरा मेन जो नियम है वो ये है, देखिए, कंपनी की भरपाई पूंजी कुल अंश पूंजी के 50% और 5 करोड़ से ज़्यादा वो अंश प्रकाशित नहीं कर सकती है 1 वर्ष में। लेकिन कुल पूंजी जो होती है ना, जैसे कि आप समझ लो कि 10 करोड़ कुल पूंजी है, तो उसका 25% कितना होगा? हाँ, कितना होगा? जितना भी होता है उतने में उतना वो क्या कर सकती है, अंश प्रकाशित कर सकती है। और उसमें भी वो क्या करेगी, 25% में से भी 1 साल में सिर्फ 15% के शेयर प्रकाशित कर सकते हैं, और पूरे अस्तित्व के दौरान उसके पास सिर्फ 25% ही वो क्या कर सकती है, अंश प्रकाशित कर सकती है। कौन से? स्वेट। ठीक है।